गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्त्री वर्ल्ड। आज मेरे दिन की शुरुआत हुई थी सुबह 4:45 बजे और सुबह उठने के बाद मैं फ़्रेश हो गई हूँ और अभी आ गई हूँ पढ़ाई करने के लिए। यहाँ पर आपको रियल टाइम सर्च करके दिखाने की कोशिश कर रही थी बट कैमरा ना फोकस नहीं कर पाया। फाइनली मैंने अपना स्टॉप वॉच ऑन कर दिया है और अभी फर्स्ट स्टडी स्लॉट में पढ़ूंगी ज्योग्राफी। आपको तो पता ही है कि मैंने डिसाइड किया है कि 5 नवंबर तक ज्योग्राफी के जो मेरे नोट्स हैं उनको मैं अच्छे से मतलब लर्न करना मीन्स ऐसा नहीं कि मैं लर्न कर लूँ और फिर बाद में उसको भूलती रहूँ। नहीं, मैंने सोचा है कि मैं रिवीजन कर करके एकदम अच्छे से, क्योंकि मैं केवल कॉपी का ही अपना नोट्स पढ़ रही हूँ, तो मैंने डिसाइड किया कि नोट्स ही भले कंप्लीट करूँ बट उनको बहुत अच्छे से पढ़ के जाऊँ। मैंने डिसाइड किया था कि 5 नवंबर तक मैं ज्योग्राफी को कंप्लीट कर लूँगी। तो अभी तो मैं अपने रूटीन के अकॉर्डिंग चल रही हूँ और जब आपका रूटीन फॉलो होता है ना तो आपको अंदर से बहुत खुशी होती है। 2 hours later. ग्लेशियर से निकलती है अलकनंदा नदी और गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती है भागीरथी नदी। इन दोनों के संयुक्त संगम को देवप्रयाग से गंगा कहा जाता है। अब अलकनंदा नदी जो है धौली गंगा नदी उसमें विष्णुप्रयाग में मिलती है, नंदप्रयाग में मंदाकिनी नदी आकर मिलती है और कर्णप्रयाग में पिंडा नदी आकर मिलती है। और इसके बाद मंदाकिनी नदी बद्रीनाथ से निकलकर रुद्रप्रयाग में अलकनंदा में मिलती है। अलकनंदा और भागीरथी नदी देवप्रयाग में मिलती है और दोनों के संयुक्त क्या कहते हैं, गंगा कहते हैं। और गंगा नदी सबसे पहले मैदानी भाग में हरिद्वार में प्रवेश करती है। हरिद्वार के बाद आता है कन्नौज। कन्नौज में गंगा की पहली सहायक नदी रामपुर आकर मिलती है और फिर कन्नौज के बाद आता है प्रयागराज। प्रयागराज में यमुना नदी यमुनोत्री ग्लेशियर से निकलकर गंगा मिलती है और यमुना नदी गंगा की सबसे लंबी सहायक नदी है और यमुना की 3 सहायक नदी है, चंबल, और केन। प्रयागराज के बाद आता है प्रयागराज के बाद आता है ये गोमती नदी। गोमती नदी गाजीपुर में गंगा में आकर मिलती है और आप में से बहुत लोग पूछते हैं कि ज्योग्राफी के नोट्स में आपने किस किस चीज़ का नोट्स बनाया है। तो जो नॉर्मल होता है ना, जैसे भारत का चट्टान तंत्र, हिमालय, प्रायद्वीपीय भारत। अब प्रायद्वीपीय भारत के अंदर सब आता है, पश्चिमी घाट, पूर्वी घाट या फिर अरावली पर्वत, फिर भारत की नदियाँ, भारत की मृदा, फिर इसके अलावा भारत के वन, ये सारे टॉपिक्स हैं। और भी 1-2 टॉपिक होंगे जैसे कि भारत की जलवायु भी टॉपिक है, मानसून कब आता है कब जाता है, इससे रिलेटेड सब कुछ है। तो ये सारे टॉपिक्स जो हैं वो मेरे नोट्स में बने हुए हैं और बहुत ही बेसिक कॉन्सेप्ट्स है। ऐसा नहीं है कि बहुत हाई फाई, जैसे हिमालय है तो बहुत ही ज़्यादा डेप्थ में नहीं दिया हुआ है। ऐसे भी ये सारे टॉपिक्स ना कुछ ज़्यादा ही लेंदी होते हैं, तो जितना सर ने पढ़ाया था एकदम कंसाइज नोट्स है, बस उतना ही मैं लर्न कर रही हूँ। अब बस मुझे इंतज़ार है कि वैकेंसी को रिलीज़ कर दिया जाए। देखिए, उन्होंने तो कहा था कि 3 नवंबर से 14 नवंबर तक फॉर्म फिल होगा बट अभी तक वैकेंसी का कुछ पता नहीं है कि कब रिलीज़ की जाएगी और आप सब भी इसका वेट करेंगे। लेकिन हाँ, एक खुशखबरी है कि वैकेंसी जो है वो बढ़ के आएगी। मतलब लास्ट वैकेंसी में जितने पोस्ट वैकेंट रह गए थे वो सब ऐड हो जाएगा और 1,20,000 तक की वैकेंसी हमें देखने को मिलेगी। तो इससे क्या होगा ना कि सब्जेक्ट वाइज भी ज़रूर वैकेंसी बढ़ेंगी। तो चलिए, ये अच्छी बात है कि वैकेंसी जो है वो इंक्रीज़ होके आएगी। और दूसरी अच्छी बात ये है ना कि एग्ज़ाम पैटर्न चेंज हो रहा है। जैसे लास्ट टाइम हमें 2 दिन एग्ज़ाम देना पड़ा था, तो कहीं भी हमें दूसरे डिस्ट्रिक्ट जाकर एग्ज़ाम देना था तो हमें वहाँ स्टे करना पड़ रहा था कम से कम 3 दिनों के लिए। लेकिन इस बार सुनने में आ रहा है कि पेपर का पैटर्न चेंज होगा। जो 100 मार्क्स का हिंदी एंड इंग्लिश का पेपर, जो लैंग्वेज का पेपर हमने दिया था, वो अब क्या होगा ना कि केवल 30 मार्क्स का पूछा जाएगा और वो मेन पेपर में ही इंक्लूडेड होगा। मीन्स कि अब एक ही एग्ज़ाम होगा और उसमें 150 क्वेश्चन आएंगे, जिसमें से 30 क्वेश्चन हिंदी एंड इंग्लिश के होंगे और बाकी 120 क्वेश्चन का डिवीज़न वैसे ही होगा जैसे पहले था। 40 क्वेश्चन नंबर के जीके जीएस और 80 नंबर के आपका सब्जेक्ट स्पेसिफिक क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। पर ये हमें नहीं पता है अभी कि मेरिट में हिंदी इंग्लिश का मार्क्स भी इंक्लूडेड होगा या नहीं होगा, क्योंकि इससे क्या होगा कि फिर जिन बच्चों का हिंदी या इंग्लिश लैंग्वेज पेपर पर कमांड है उनके मार्क्स बहुत ही ज़्यादा अच्छे आ जाएंगे और जो बच्चे केवल सब्जेक्ट स्पेसिफिक पर फोकस कर रहे हैं और जीके जीएस पर फोकस कर रहे हैं उनका थोड़ा सा इसमें लॉस हो सकता है। पर देखिए अभी वो क्या कहेंगे। मेरे हिसाब से तो क्वालिफाइंग पेपर कभी भी मेरिट में ऐड नहीं होता है, तो मेरे हिसाब से 30 मार्क्स जो है, 30 मार्क्स का हिंदी इंग्लिश जो आएगा उसको ऐड नहीं किया जाएगा और उसके अकॉर्डिंग मेरिट लिस्ट नहीं बनेगी। अब देखते हैं क्या होता है। बस मैं इतना चाहती हूँ कि दिवाली के मौके पर हमें एक वैकेंसी दे दी जाए, क्योंकि आपको पता है इस वैकेंसी का वेट सब कोई कर रहे हैं और मुझे तो कुछ ज़्यादा ही वेट है। क्योंकि देखिए, जब हमें प्राइमरी से निकाला गया था ना तो मैं इतना ज़्यादा सैड थी, मतलब लग रहा था कि क्या बताऊँ। और बहुत सारे बीएड कैंडिडेट का भी यही हाल था। लेकिन फिर वो एक चीज़ होता है ना कि भगवान जो करते हैं वो अच्छे के लिए करते हैं, तब वो तुरंत मुझे दिखाई दिया। मुझे लगा कि नहीं, चलो ठीक है,
अब अगर मैं 6 to 8 या 9 10th की टीचर बनूंगी तो मुझे भी जॉब सेटिस्फैक्शन रहेगा कि कम से कम मेरे अंदर नॉलेज है, मुझे मैथ्स बहुत अच्छे से आता है, साइंस बहुत अच्छे से आता है, तो वो नॉलेज मैं स्टूडेंट्स को दे पाऊँगी। बट वो प्राइमरी में जब मैं जॉब करती तो वो पॉसिबल नहीं था, क्योंकि प्राइमरी में पढ़ाना ही क्या होता है, बहुत ईजी सब्जेक्ट्स होते हैं पढ़ाने के लिए। पर हाँ, प्राइमरी में स्टूडेंट्स को मैनेज करना मुझे लगता है थोड़ा टफ होता होगा। देखिए, हर जॉब के अपने प्रॉज एंड कॉन्स है, ये डिपेंड इस पर करता है कि आपको क्या चाहिए लाइफ में, आप किन स्टूडेंट्स को डील करना चाहते हैं। तो चलिए, ये तो एक अच्छी बात है कि वैकेंसी इंक्रीज़ होके आएगी, और दूसरी अच्छी बात है कि हमें 2 दिन तक स्टे नहीं करना पड़ेगा कहीं भी हम एग्ज़ाम देने जाएंगे, तो इससे स्टूडेंट्स को थोड़ा बेनिफिट मिलेगा। आप में से बहुत लोग कहते हैं कि दी एक डेडिकेटेड वीडियो बना दीजिए स्ट्रैटेजी को लेकर। तो देखिए, मैं ना वैकेंसी का वेट कर रही थी, क्योंकि जैसे वैकेंसी आ जाएगी ना तो आप सब कंफर्म हो जाएंगे कि आपका सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन 6 to 8 के लिए बैठ रहा है या नहीं, या फिर वो सिलेबस भी तो प्रोवाइड करेंगे कुछ ना कुछ। तो मैं उसका वेट कर रही थी कि वो आ जाएगा तो फिर मैं आपके लिए एक स्ट्रैटेजी वीडियो बना दूंगी। लेकिन अभी तक कुछ क्लियर नहीं है, क्योंकि देखिए, जब तक कुछ क्लियर नहीं होता ना तब तक कोई भी स्ट्रैटेजी देना पॉसिबल नहीं होता है। लेकिन हाँ, मैं आपको एक चीज़ बार बार 100 बार कह रही हूँ कि आप NCERTs को कंप्लीट कर लीजिए, NCERTs को कंप्लीट कर लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। थोड़ा सा एक्स्ट्रा पढ़ लेंगे तो आप ही को लॉन्ग टर्म में कहीं ना कहीं बेनिफिट मिलेगा। आप ये मत सोचिए कि क्या हुआ अगर NCERT से क्वेश्चन नहीं आया तो कोई बात नहीं, आपकी नॉलेज तो बढ़ेगी ना। उतने दिन तक हाथ पे हाथ धर के बैठे रहेंगे तो फिर अचानक से वैकेंसी रिलीज़ कर दी जाएगी आज रात तक या कल तक, तो फिर कहाँ से पढ़ने लग जाएंगे आप। क्योंकि आपको पता है, टीचिंग वैकेंसी और रेलवे की वैकेंसी ऐसी है जिसमें आपको हमेशा पढ़ते रहना होगा, और जब भी वैकेंसी आएगी उस समय आपको मतलब मौके पे चौका मारना पड़ेगा। क्योंकि देखिए, टीचिंग वैकेंसी जो है वो 5 साल में एक बार या 3-4 सालों में एक बार आती है। अगर आप KVS का भी देखेंगे ना तो लास्ट आई थिंक 2018 में हुआ था एग्ज़ाम, और उसके बाद 2022 में वैकेंसी निकाली गई। तो 4 साल का वेट करना पड़ता है बहुत सारे कैंडिडेट्स को। और कुछ कैंडिडेट्स ऐसे भी होते हैं, जैसे मान लीजिए कुछ कैंडिडेट्स ऐसे होंगे जिनका अगस्त 2023 में B.Ed कंप्लीट हो गया होगा और अभी वैकेंसी आई है, तो अभी वो क्या करेंगे, आराम से फॉर्म फिल करेंगे। अगर वो सिंसियर हैं, पहले से थोड़ा सा पढ़ रहे होंगे, तो उनके इसमें जॉब लग जाएगी। लेकिन बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे भी होंगे जिनका 2019 में हुआ होगा कंप्लीट B.Ed, लेकिन उनको 3-4 साल का वेट करना पड़ गया। तो टीचिंग वैकेंसीज़ में ना कंसिस्टेंसी बहुत मैटर करती है, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है, अगर वैकेंसीज 3-4 साल के बाद आएंगी तो स्टूडेंट का डीमोटिवेट होना एकदम लाजमी है। लेकिन जो स्टूडेंट उसमें डीमोटिवेट नहीं होता है, धीरे धीरे मतलब हर दिन कंटिन्यूअस रह के 3 से 4 घंटे भी पढ़ाई कर लेता है, तो उसकी जॉब लग जाती है। लेकिन हाँ, अगर आपने पहले से पढ़ाई नहीं भी करी है, मुझे नहीं लगता कि वैसे कोई ऐसा स्टूडेंट होगा जो जिसने पहले से पढ़ाई नहीं करी होगी, क्योंकि प्राइमरी के लिए तो चाहे वो B.Ed वाले हों चाहे DLED वाले हों, सबने बहुत मेहनत करी थी। तो आपका कुछ ना कुछ तो कंप्लीट होगा ही सब्जेक्ट, थोड़ा तो आपको आइडिया होगा ही कि एग्ज़ाम पैटर्न कैसा है और कौन सा सब्जेक्ट आपका वीक है, कौन सा स्ट्रॉन्ग है। तो अभी जो आपके पास टाइम मिला 1 महीना का, इसमें आप बहुत पढ़िए, मतलब सुबह उठ के पढ़िए, रात में लेट तक पढ़िए, जैसे भी करना है पढ़ाई आपको ही करनी पड़ेगी, और उसके लिए आपको स्ट्रैटेजी बनानी ही पड़ेगी। हे फ्रेंड्स, 8:11 हो गए हैं और अब मैं अपने नेक्स्ट स्टडी स्लॉट में आ गई हूँ। तो सुबह में मैं पढ़ रही थी भारत की जलवायु, तो वो वाला टॉपिक मेरा ज्योग्राफी का कंप्लीट हो गया है। फिर मैंने स्टार्ट किया था भारत का अपवाह तंत्र। तो आपको तो पता ही है कि भारत के अपवाह तंत्र में आपको प्रायद्वीपीय नदियाँ भी पढ़नी होगी और हिमालय नदियाँ भी। तो हिमालय नदियों में मैंने गंगा नदी को कंप्लीट किया, अभी मेरा 2 बचा हुआ है, एक ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र और एक सिंधु नदी तंत्र। तो मैं सोच रही हूँ कि उन दोनों टॉपिक को आज कंप्लीट कर लेती हूँ और प्रायद्वीपीय अपवाह तंत्र को कल कर लूँगी। तो अगर मेरा नदी तंत्र कंप्लीट हो जाता है तो फिर मेरे पास एक ही टॉपिक बचेगा, जो कि है भारत की मिट्टी। और इसके बाद जितना भी मतलब प्राइमरी के लिए मैंने ज्योग्राफी पढ़ा था वो सारा फिर मेरा कंप्लीट हो जाएगा। तो मेरी तो कोशिश यही रहेगी कल तक में, क्योंकि मैंने टारगेट लिया था कि 5 नवंबर तक में मुझे ज्योग्राफी कंप्लीट करना है। तो मेरी कोशिश रहेगी कि मैं एक दिन पहले ही कर लूँ। तो हो सकता है कि एक दिन पहले भी हो जाए, या फिर हो सकता है कि मैं आज रात तक भी कर लूँ, देखते हैं। अभी तो फिलहाल मूड है ज्योग्राफी पढ़ने का, पर कभी कभी ज़्यादा देर तक मैं एक ही सब्जेक्ट को नहीं पढ़ पाती हूँ बोर होने की वजह से। तो चलिए अभी मैं अपना नेक्स्ट स्टडी स्लॉट शुरू करती हूँ। फ्रेंड्स, मैं अभी जो बीच में आपने देखा होगा कि मैं 7 बजे गई थी किचन में खाना बनाने के लिए, अभी 8:11 हो रहा है, मतलब 1.25 घंटा का टाइम मैंने किचन में स्पेंड किया और मैं टाइमर ऑफ करना भूल गई थी। तो अभी इसको ऑन करके कोई फ़ायदा नहीं है और अब मैं टाइमर आज नहीं लगाऊंगी, बिना टाइमर के ही पढ़ूंगी। तो चलिए अब मैं अपने नेक्स्ट स्टडी स्लॉट की शुरुआत करती हूँ।
सुबह में मैंने गंगा नदी तंत्र एक बस अच्छे से कंप्लीट किया था और इसके अलावा और कुछ टॉपिक्स कंप्लीट किए थे। और अभी मैंने सिंधु नदी तंत्र और ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र इन 2 नदियों को बहुत अच्छे से कंप्लीट किया है। मतलब इनकी क्या सहायक नदियाँ हैं, पंच नदी क्या होती है, बहुत कुछ, मतलब जितने भी फैक्ट्स होते हैं उनको अच्छे से कंप्लीट कर लिया है। बहुत लोग आप में से क्वेश्चन पूछते हैं कि आपने जो लास्ट टाइम पढ़ाई करी थी उसमें से क्वेश्चन आए थे क्या? तो देखिए, कभी भी नए एग्ज़ाम में क्वेश्चन सीधे सीधे आपके नोट से नहीं आ जाएंगे, लेकिन हाँ, अगर आपका बेसिक कंप्लीट है और आपने बेसिक्स को बहुत अच्छे से कंप्लीट किया तो थोड़े हाई लेवल के भी क्वेश्चंस आएंगे ना, तो आपका उसमें दिमाग लग जाएगा। तो इसीलिए इम्पॉर्टेंट होता है बेसिक्स को कंप्लीट करना। जैसे एक क्वेश्चन ना मेरे सेट में आया था, कोई पश्चिमी घाट से रिलेटेड था और उसमें ऑप्शन था पश्चिमी घाट, पूर्वी घाट, ऐसे करके। तो उस समय मेरे दिमाग में ये क्लिक किया कि जो भी बहुत सारे वेरिएशंस हैं वो पश्चिमी घाट में मिलते हैं। पश्चिमी घाट में मैंने बहुत कुछ पढ़ा था, तो मैंने ना उसका आंसर पश्चिमी घाट टिक किया था। और आपको पता है फिर वो ना सही भी निकला एग्ज़ाम में। तो ये आपको एक आइडिया लग जाएगा अगर आप बहुत अच्छे से पढ़ेंगे तो, कि हाँ, अगर ये क्वेश्चन है तो इसका आंसर ये हो सकता है। तो इसके लिए भी ना आपका बेसिक स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। जैसे मैथ्स में हम अज्यूम कैसे कर लेते हैं कि चलो हाँ ठीक है, x + y = 20 है, x - y = 10 है, तो हम उसको सॉल्व कर लेते हैं। तो सेम वैसे ही जीएस में भी होता है। इसलिए बहुत बार क्या होता है ना कि जो स्टूडेंट्स केवल 1 लाइनर क्वेश्चंस लर्न करके जाते हैं, मतलब जो आपका ऑफिसर्स एकेडमी का 7000 क्वेश्चन का पीडीएफ था उस टाइप का, या एमसीक्यूज लर्न करके जाते हैं, वो उनका एग्ज़ाम में क्वेश्चन सही नहीं होता है। इसलिए क्योंकि उनका बेसिक कंप्लीट नहीं होता है, वो केवल इस पर फोकस करते हैं कि मुझे क्वेश्चन लर्न करना है। एक तो क्वेश्चन आपको अच्छे से लर्न होगा नहीं, और अगर लर्न हो भी गया तो एग्ज़ाम में वो क्वेश्चन आ जाए इसकी तो कोई गारंटी नहीं है, और अगर आ भी गया तो ये भी हो सकता है कि आपको उसका आंसर याद ही ना रहे। इसीलिए एनसीईआरटी पढ़िए। एनसीईआरटी इज़ लाइक अ बाइबल एंड गीता टू अस। तो फाइनली मैंने अपना वर्कआउट आज कंप्लीट कर लिया है और मैंने 438 कैलोरीज बर्न किए हैं। अगर मैं वेट लॉस जर्नी पे होती तो अभी मैं 1 घंटे का वर्कआउट करती, लेकिन अभी ना मैं केवल हाफ आवर या 45 मिनट तक एक्सटेंड कर पाती हूँ, क्योंकि मुझे पढ़ना भी होता है। तो बस अभी मैं आ गई हूँ अपने नेक्स्ट स्टडी स्लॉट में, और नेक्स्ट स्टडी स्लॉट में पढ़ूंगी मैथ्स, और मैथ्स में मेरा आज का टॉपिक है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। अगर मैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की बात करूँ तो एनसीईआरटी से मैंने इसको सॉल्व कर लिया है, और अभी मैं पढ़ूंगी ऐप से, प्लेटफॉर्म के। यहाँ पे सर पढ़ा रहे हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, तो अभी तो केवल 4 लेक्चर हुए हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से रिलेटेड। तो मेरा टारगेट ये है कि आज मैं कम से कम 3 लेक्चर अपना कंप्लीट कर लूँ। बहुत बच्चे पूछ रहे थे कि दी मतलब प्राइमरी का भी फिर से वैकेंसी आएगा क्या? तो हाँ, प्राइमरी की भी वैकेंसी शायद आएगी, क्योंकि वो लोग कह रहे हैं कि प्राइमरी में भी 10 या 20 हज़ार सीट जो है वो वेकेंट रह गए हैं, तो उनको न्यू वैकेंसी में जोड़ा जाएगा। बट मुझे ये लगता है कि कंफर्म नहीं है, लेकिन हाँ, आप इतना ले सकते हैं कि 80% चांसेस ये हैं कि वो प्राइमरी के भी कुछ सीट्स ज़रूर रिलीज़ करेंगे। और एक क्वेश्चन ये भी आता है कि सीटेड अपीयरिंग वालों को मौका मिलेगा या नहीं, तो मुझे नहीं लगता कि इस बार वो सीटेड अपीयरिंग वालों को मौका देंगे, पर फिर भी आप नोटिफिकेशन का वेट कीजिए। नोटिफिकेशन आने के बाद ये सब कुछ कट एंड क्लियर हो जाएगा कि कौन कौन एलिजिबल है, कौन कौन एलिजिबल नहीं है। वैसे सीटेट तो इस बार अभी अगस्त में कंडक्ट कराया गया है, तो इसीलिए मुझे लगता है कि सीटेट अपीयरिंग को मौका नहीं देंगे, क्योंकि अभी रिसेंट में सीटेट हुआ है। तो जो बच्चे अभी जो सीटेट हुआ था उसमें क्वालिफाई कर गए होंगे वो एलिजिबल होंगे। मुझे पता है कि इस बार सीटेट का जो क्वेश्चन था वो थोड़ा टफ आया था, पेपर 2 का, इस वजह से बहुत सारे बच्चे पास नहीं हो पाए हैं, तो उनको एक टेंशन लगी हुई है। पर अब क्या ही कह सकते हैं इसमें, अब तो ये गवर्नमेंट की मर्ज़ी होगी कि वो अपीयरिंग वालों को लेना चाहते हैं या नहीं। बट मेरे हिसाब से उनको भी मौका दे देना चाहिए था, क्योंकि हर एक स्टूडेंट ना बहुत कोशिश करता है कि उसकी जल्दी से जॉब हो जाए, और नेक्स्ट टीचिंग वैकेंसी आने में बहुत टाइम लग जाएगी। और अगर वो अपीयरिंग वालों को मौका दे देंगे तो वैसा भी कुछ उनका चला नहीं जाएगा बहुत। बट देखिए अब क्या होता है। अभी मैं किचन में आ गई थी, थोड़ा सा दोपहर का काम था, मतलब मैंने साग बनाया, दाल बनाया और चावल बनाया। ये सब कुछ करने के बाद थोड़ा सा रेस्ट किया, और अब आ गई हूँ 3rd स्टडी स्लॉट में। और आज मैं बिना टाइमर लगाए ही पढ़ रही हूँ, क्योंकि सुबह में मैं टाइमर ऑफ करना ही भूल गई थी, तो ऐसे में पूरा गड़बड़ हो जाता। तो मैंने सोचा कि छोड़ो, आज बिना टाइमर के ही पढ़ते हैं। तो अभी लास्ट स्टडी स्लॉट में मैं पढ़ रही थी हिस्ट्री, क्योंकि नेक्स्ट मेरा 5 डे का है टारगेट कि 5 नवंबर से लेके 10 नवंबर तक जो मॉडर्न हिस्ट्री का पोर्शन है उसको मैं लर्न करके अच्छे से कंप्लीट कर लूँ। बहुत बार मुझे कमेंट आता है, जैसे मेरे सब्सक्राइबर्स लिखते हैं कि दी मेरा एक बेबी है तो पढ़ने में मुश्किल हो रही है, तो क्या किया जाए, घर के बहुत काम होते हैं। तो मैं तो आपको यही कहूँगी कि घर के काम तो आपको ज़िंदगी भर करने हैं, पढ़ना तो 1 ही महीना है, काम तो आप उसके बाद भी कर लेंगे।
तो इसलिए कुछ अपने लिए सॉल्यूशन निकालिए। कोई मेड रख लीजिए, मायके चली जाइए, किसी से हेल्प ले लीजिए, घर में अच्छे से बैठ के बात कर लीजिए कि 1 महीना मैं नहीं कर पाऊँगी ज़्यादा काम। देखिए जैसे मैं भी काम करती हूँ, सुबह में खाना बनाना, शाम में खाना बनाना और घर झाड़ू करना, इतना काम मैं भी करती हूँ। इसके अलावा थोड़ा बहुत काम कभी बढ़ भी जाता है तो उनको मैं मैनेज करके चलती हूँ। मैं हमेशा ये कोशिश करती हूँ ना कि मैं इतना ही काम करूँ जिससे कि मेरी स्टडीज़ अच्छे से कंटिन्यू रह सके। ऐसा ना रहे कि काम करने के बाद इतना ज़्यादा थक जाऊँ कि अब पढ़ने का मन ही ना कर रहा हो। मैं इस स्टेट में अपने आप को कभी नहीं लाती हूँ। आपको जब भी ऐसा फील हो ना, जैसे मैं सुबह नाश्ता बनाती हूँ और नाश्ता बनाने के बाद तुरंत अगर मैं घर क्लीन करने में लग जाऊंगी और फिर नहाऊंगी एक्सरसाइज करके, तो एक इतना बड़ा गैप हो जाता है बीच में कि उसके बाद ना आपको पढ़ने का मन करेगा ही नहीं। तो मैंने एक ट्रिक अपनाई है कि मैं पहले 1 घंटे में ब्रेकफास्ट बना लेती हूँ, फिर मैं आके 2 घंटे पढ़ाई करती हूँ, फिर उसके बाद क्लीनिंग का काम और उसके बाद एक्सरसाइज, फिर उसके बाद नहाना, उसके बाद फिर से अपना नेक्स्ट स्टडी स्लॉट शुरू करती हूँ। तो आप भी ऐसे कर सकते हैं। अपने आप को बहुत ज़्यादा फिजिकली एग्जॉस्ट मत कर दीजिए, क्योंकि जब आप फिजिकली एग्जॉस्टेड हो जाते हैं ना तो फिर आप पढ़ाई अच्छे से नहीं कर पाएंगे। तो अगर आपको पढ़ना है तो आपको थकना कम होगा। मतलब मेरे दिमाग में भी ये चीज़ आती है कि अरे चलो ना, नाश्ता तो बना ही लिया है, झाड़ू करने में कितना ही टाइम लगेगा, रूम अरेंज करने में कितना ही टाइम लगेगा, मतलब और 2 घंटे का काम है। लेकिन अगर आप उतना कर लेंगे ना तो फिर आप डाइवर्ट हो जाएंगे। और अभी ना आपको ऐसे डाइवर्ट नहीं होना है, अपने दिमाग को कॉन्सेंट्रेट करना है, फोकस करना है सिर्फ और सिर्फ अपनी पढ़ाई पर। तो बस आज के ब्लॉग को मैं यहीं पर ख़त्म करती हूँ और यहाँ पर मैं आपको बाय कर रही थी। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए। और हाँ, अगर मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं किया है तो अभी जाइए और तुरंत फॉलो कर लीजिए। इसी तरह की वीडियोज़ के साथ आपसे मिलती रहूँगी, आपकी लाइफ में पॉजिटिविटी ऐड करती रहूँगी। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा।